हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द नेशनल मूवमेंट 1935 टू 42, द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द आईएनए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। हमारा ये जो चैप्टर है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 1935 टू 42 के बीच में होने वाले नेशनल मूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ 42 में होने वाला क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको हम डिटेल में जानेंगे, जिसके लिए महात्मा गांधी ने बोला था ये हमारा लास्ट मास मूवमेंट है, और हुआ भी ऐसा है। इसके बाद किसी बड़े मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ पर आईएनए के बारे में, उसकी फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, ये सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स। इसके अलावा महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके की ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो एक ही थे, एम उनका एक था, बेस उसका जो था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनके बीच में दरार आ जाती है। ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। देखिए 1935 टू 42 के बीच में हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में भी। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। इंडिया में देखें तो पॉलिटिक्स जो थी उसमें हमारा पार्टिसिपेशन जो था वो बढ़ गया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। ठीक है, काफ़ी सारे चेंजेस थे। इसी दौरान हम देखते हैं दुनिया पर भी इसका असर पड़ता है, यानी वर्ल्ड पर भी असर पड़ता है, क्योंकि 1939 में स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और इससे कोई भी अछूता नहीं रहता, यानी कि पूरी दुनिया को ये पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि इस दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए थे। स्टार्ट करते हैं 1935 से। 1935 जहाँ पर पेश किया जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी इसका डिस्कशन किया था कि जब ये होता है इसके बाद हम इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाता है पॉलिटिक्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो आया कैसे था ये हम समझेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड की बात करें तो 1919 वाले पे हम जाते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के नाम से भी जानते हैं। उस दौरान क्या था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके का होगा, इसके लिए एक रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाता है, एक्ट जो है वो पेश किया जाता है। आगे इस एक्ट पे रिपोर्ट जो है वो देने के लिए साइमन कमीशन जो है 1927 में उसको अपॉइंट किया जाता है। साइमन कमीशन, जिसमें कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे उन्होंने इसका विरोध किया साइमन गो बैक के नारों से। ठीक है, साइमन गो बैक सभी जगह बोला जाने लगता है उनके विरोध में। अब आगे हम देखते हैं कि 1930 टू 1932, यानी कि 1930 से 1932, इस दौरान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। क्या था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं उस रिपोर्ट को देने के लिए ही कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं है और ये कमीशन जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, हैंडओवर करता है। दूसरी तरफ कहा जाता है इंडियंस को कि भाई आप जो है आप भी अपने पॉइंट्स यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि हो सकता है रिपोर्ट में नहीं होगा, तो हम लोग जो है उसको भी देखेंगे, कंसीडर करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो रिपोर्ट बना के देगी उसमें हमारे बारे में हो सकता है, हमारे बारे में हमारा कोई भला नहीं होगा, तो उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई जाती है, जिसकी तरफ से कहा जाता है ठीक है आप भी अपने पॉइंट दीजिए। तो मुस्लिम लीग जो है वो भी अपने पॉइंट्स देती है। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट होती है प्लस कांग्रेस की तरफ से जो रिपोर्ट बनती है, जो कि बनाते हैं मोतीलाल नेहरू जी, और दूसरी जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और थर्ड होती है कौन सी, मुस्लिम लीग की तरफ से जो पॉइंट्स दिए होते हैं वो, प्लस स्पेशल कमेटी होती है। ये सभी जो है अपने पॉइंट्स देते हैं। इस बेस पर क्या है, 1935 का इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये पास होता है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने बात की, जहाँ पर इसी चीज़ के लिए मीटिंग होती है, बाकायदा बुलाया जाता है। फर्स्ट जो है वहाँ पर कोई भी इंडियन जो है उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सेकंड, आपको ध्यान होगा महात्मा गांधी आधे पर ही उसको छोड़कर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनका विवाद हो जाता है भीमराव अंबेडकर के साथ।
फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उस बेस पर ये रिपोर्ट जो है वो रेडी करी जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो पास होता है, जहाँ पर इंडियंस जो है इनका पार्टिसिपेशन जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें बढ़ता है। वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1937 में फिर इलेक्शन होते हैं, फरवरी 1937 में इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर कांग्रेस का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है, जहाँ पर 11 सीट्स होती हैं, उनमें से 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस जो है वहाँ पर कांग्रेस को सक्सेस मिलती है। 2 प्रोविंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोलिशन वाली गवर्नमेंट जो है वो बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। बाकी 2 स्टेट ऐसे होते हैं, प्रोविंस, ठीक है, ऐसे होते हैं जहाँ पर नॉन कांग्रेस मिनिस्टर जो है वो आते हैं। कौन से रहते हैं वो? बंगाल एंड पंजाब, इन 2 जगहों पर। अब ये जो कांग्रेस की सक्सेस थी, इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग बड़ा नाराज़ होता है कि भाई इनको सक्सेस यहाँ पर मिली, इनका रिजल्ट जो है जिस तरीके से है वो क्रिटिसाइज़ करने लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, और इस वजह से दोनों के बीच में दूरियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। यहीं से मुस्लिम लीग के द्वारा 2 नेशन थियरी जो है वो आती है, यानी कि देश के बंटवारे वाली बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब मुस्लिम लीग जो है वो विरोध करने लगता है कांग्रेस का, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस समय बहुत बड़ी पावर बन गई थी, ठीक है। तो अब उनको ये लग रहा था कि ठीक है, हमारा राज अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये उन्हें मालूम चल गया था, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस देखकर, उनका स्ट्रगल देखकर, उनके मूवमेंट्स जो थे वो देखकर यहाँ समझ में आ गया था कि ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। लेकिन उनको खुशी थी कि अब हम इनको बांट कर ही जाएंगे जैसा वो चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग जो थी उसको सपोर्ट भी किया, ठीक है, ब्रिटिश सपोर्ट फॉर द मुस्लिम लीग, उनको सपोर्ट भी इन्होंने किया। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ें होती हैं, चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी से सहमत नहीं होते हैं, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिफ्ट बन जाती है। डिटेल में अभी हम जानेंगे इसको, ठीक है। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, यानी 1939 में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में। अब जो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को ज़बरदस्ती झोंक दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं इंडिया का पार्टिसिपेशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया को यूज़ किया जाता है यहाँ पर, जिसका कि कांग्रेस जो है वो विरोध करती है। और इसी में फिर आगे हम देखते हैं कि इस विरोध में, या फिर कह सकते हैं इसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें कि कांग्रेस के मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे हम बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर, दोनों जगह से कांग्रेस के मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन करने लगते हैं। जब वो रिज़ाइन करने लगते हैं, इससे मुस्लिम लीग जो है वो बहुत खुश होता है। उनका कहना होता है कि आज हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली, कि भाई उनके मिनिस्टर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको वो मनाते हैं द डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में वो इसे मनाते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है उसका रिएक्शन क्या था, हमने अभी समझा कि उसका रिएक्शन, पहले तो हम बात करें जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं उस दौरान क्या रिएक्शन था, कि वो बड़े नाराज़ होते हैं। फिर कांग्रेस जब रिज़ाइन कर देती है तब उनका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जब रेजिग्नेशन आते हैं तब वो बड़े खुश होते हैं। अब यहाँ पर हम अगस्त ऑफर जो है इसको भी समझेंगे। क्या था अगस्त ऑफर? क्या था कि हमने अभी देखा कि वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया था, और जिसमें बिना जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनकी परमिशन के बिना ही इंडिया को युद्ध में झोंक दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं बिना उनके साथ कुछ भी डिस्कस किए इंडिया को युद्ध में झोंक दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इंडियंस जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, भाई कांग्रेस जो कि लीड कर रही थी। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, धीरे धीरे क्या है, वॉर की सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो गई थी, ठीक है। वॉर जैसे जैसे लंबा खिंचता है वैसे वैसे सिचुएशन ख़राब होने लगती है। तो यहाँ भी सिचुएशन जो थी वो ख़राब हो रही थी। ऐसे में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए था, किसका? इंडिया का। वो चाहते थे कि इंडियंस जो है फुल हार्टेड सपोर्ट करें, मांगते हैं सपोर्ट। ऐसे में इंडियंस जो है उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमारी कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, आप उनको पूरी करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब उस जो उनकी डिमांड्स थी उन पर एक कह सकते हैं एक ऑफ़र जो है वो दिया जाता है। वो दिया जाता है वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को, इसीलिए इसको अगस्त ऑफ़र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफ़र दिया जाता है,
देखिए यहाँ पर जो ऑफर दिया जाता है किस चीज़ के लिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है आप उसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का ऑफर यहाँ पर दिया जाता है। एम टू यहाँ पर जो ऑफर दिया जाता है, एम टू एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एंड ग्रांट इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज चल रहे थे उसके लिए यहाँ पर ऑफर दिया जाता है। दूसरा बोला जाता है, कई सारे इसमें पॉइंट्स थे, उसी में से ये भी था कि भाई डोमिनियन स्टेटस का आपको दर्जा दिया जाएगा। अब क्या था कि ये जो ऑफर अगस्त ऑफर था, ये हम बात करें चाहे मुस्लिम लीग की चाहे हम बात करें कांग्रेस की, दोनों की तरफ से दोनों को ही ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है और इस वजह से ये ऑफ़र जो है वो फेल हो जाता है। सेटिस्फाइड ना कर पाने का कारण क्या होता है भाई, इनकी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे हम बात करें 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कह दिया गया था कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, बट यहाँ पर क्या था, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा था। अदर भी पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये इससे खुश नहीं होते हैं और इस वजह से इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी जो है वो बोलते हैं हम लोग एक लिमिटेड सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड सत्याग्रह जिसमें कि इंडिविजुअल कुछ लोग जो हैं, गिने चुने लोग जो हैं वही लोग होंगे, मतलब सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा और यहाँ पर लीडरशिप किसकी होगी, विनोबा भावे की होगी। और इस तरीके से ये लिमिटेड जो सत्याग्रह था ये स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर आगे क्या होता है, पुलिस के द्वारा लगभग 25,000 सत्याग्रही जो थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 एंड इट्स फेल्योर, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जो था वो कब आया था 1942 को। क्या ये फेल रहा या पास रहा या सक्सेसफुल रहा, तो ये फेल रहा। अब क्या कारण थे इसके वो हम जानेंगे। सबसे पहले क्रिप्स मिशन क्या था ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर उनको फुल हार्टेड सपोर्ट चाहिए था इंडियंस का। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको चाहिए था फुल हार्टेड सपोर्ट इंडियंस जो है वो करें, जिसके लिए लिन लिथगो जो थे उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल जो है वो रखे जाते हैं और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब आगे क्या था कि समय के साथ युद्ध जो था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। पूरी तरह से अब इनको सपोर्ट चाहिए था इंडियंस का, जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हुआ ये कि जापान जो था एक के बाद एक अटैक करता जा रहा था, जिसमें ब्रिटेन जो था अब उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। ब्रिटेन ने ये समझने की कोशिश की, देखिए क्या होता है जब हम हारते हैं या जीतते हैं, ठीक है, दोनों टाइम में हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई होगी जिसकी वजह से हम हारे हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जिसकी वजह से हमें अचीवमेंट मिली है, ठीक है। तो यही चीज़ समझने के लिए वो लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि हमारी हार उन जगहों पर हो रही है जिन्हें हमने कॉलोनाइज कर रखा है और उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से समझ में आया कि भाई इंडिया का सपोर्ट अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया का सपोर्ट कैसे मिलेगा भाई, हमें उनकी कुछ डिमांड्स जो हैं वो माननी पड़ेंगी। तो इसी के लिए उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है उनको अपॉइंट किया कि आप जो है एक प्रपोजल रेडी करिए, ठीक है, जो कि हम उनके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद वो हमारी डिमांड मांगते हैं तो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रपोजल जो है वो रेडी करने के लिए इनको रखा जाता है। आइए देखते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे उनका आना, टू एड्रेस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल इशू द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू इंडिया इन मार्च 1942। तो इनको भेजा जाता है, ये अपना प्रपोजल जो है वो लेकर आते हैं। अब इनके प्रपोजल क्या थे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रपोजल जो था वो फेल क्यों हो गया। तो प्रपोजल इनका था आफ्टर द वॉर, ठीक है, वॉर के बाद, अभी नहीं देंगे, वॉर के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, जैसा कि हमने अदर कंट्रीज जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनको दे रखा है उस तरीके का। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगी, फ्रेम करेगी। इसके अलावा उन्होंने बोला युद्ध के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आपका इफेक्टिव पार्ट रहेगा किसमें, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसमें इंडियन लीडर्स जो हैं उनका इफेक्टिव पार्ट रहेगा, यानी कि एक तरीके से आपका पार्टिसिपेशन जो है वो हम बढ़ा देंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अदर जो भी हम फैसले लेंगे, ठीक है, उसमें आपसे सलाह मशवरा करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया जो है उस पर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की तरफ से ये प्रपोजल जो है वो
रखे जाते हैं इंडियन लीडर्स के सामने। चलिए अब हम जानते हैं कि जो ये क्रिप्स प्रपोजल रखा गया था इसको रिजेक्ट क्यों किया गया या फिर ये फेल क्यों हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इसके फेल होने का जो कारण था, फेलियर रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल्स, क्या था? क्रिप्स मिशन जो था उसने हम देखें तो किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो और चाहे मुस्लिम लीग हो, दोनों ही उससे नाराज हुए। ठीक है, दोनों ही उससे डिसअपॉइंट हुए। क्यों हुए? क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि यहाँ पर जो भी बातें कही जा रही वो कही जा रही हैं आफ्टर वॉर, यानी कि युद्ध के बाद ऐसा किया जाएगा। युद्ध कब तक चलेगा या फिर इसके बाद ये अपनी बात से मुकर जाएंगे, कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है जो कि क्या होगा कि वॉर के बाद हमें दिया जाएगा और हो सकता है उसके बाद ये बाउंस कर जाए। ठीक है, दूसरा हम बात करें मुस्लिम लीग जो है वो क्यों नाराज हुए? वो इसलिए नाराज हुए क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा और उसको मानने के लिए, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं अगर वो मानते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं तो ठीक है, जो नहीं मानते हैं वो अपना अलग से नेशन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड क्या थी? उसकी डिमांड थी अलग नेशन पाकिस्तान बनाने की। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया कि भाई प्रिंसली स्टेट जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपना अलग से नेशन बना सकते हैं। पूरी तरह से भारत को ये बांटने की बात हो रही थी क्योंकि भाई अलग से नेशन बन जाएगा। तो महात्मा गांधी जो थे वो इस वजह से भी नाराज थे कि भाई इस तरीके से ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, देश को बांटने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो था वो देश बांटने की बात तो हो रही है, वो फेवर में था पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ पर कहा यह गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे वो अपना अलग से नेशन बना सकते हैं। उस समय पाकिस्तान जैसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान बनने की जो कह सकते हैं संभावनाएं थी वो काफ़ी कम थी। उनको क्या था, उनको पूरी तरह से चाहिए था कि बोला जाए कि नहीं इसके बाद आपको पाकिस्तान जो है अलग से नेशन बना के दिया जाएगा, और ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था। इस वजह से हम देखें तो कांग्रेस लीडर्स की बात करें या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थे दोनों ही इससे डिसअपॉइंट हुए। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द राइजिंग ऑफ 1942। ठीक है, तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड 1942 का जो राइजिंग था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रीज़न फॉर लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये किस लिए लॉन्च हुआ इसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने का क्रिप्स मिशन जो था 1942 का, जो कि फेल रहा। अब जब ये फेल रहा इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके लिए जो इंडियंस थे उनके अंदर गुस्सा जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। उनको पूरी तरह से अपना शत्रु समझने लगे और उनके लिए जो भी फेथ था वो उनका ख़त्म होता चला गया। अब क्या था कि जो इंडियन लीडर्स उनको सपोर्ट कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस युद्ध में, अब वो सपोर्ट उन्होंने अपनी तरफ से खींच लिया। चलिए बात करते हैं सेकंड रीज़न क्या था। सेकंड रीज़न भाई वॉर जो था वो बढ़ता जा रहा था और इसमें ब्रिटेन की हालत जो थी वो ख़राब हो रही थी। जापान जो कि एक के बाद एक अटैक करता जा रहा था जिन्हें ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर रखा था, जिन कंट्रीज़ को। अब ये खतरा जो था वो भारत की तरफ भी बढ़ता जा रहा था। भारत पर अब आगे अटैक हो सकता था, ये अटैक भारत की ओर भी बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि भारत को कॉलोनाइज कर रखा था ब्रिटेन ने, इसलिए भारत के ऊपर ये खतरा जो था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर कांग्रेस लीडर जो थे उनका ये मानना था कि भाई ये जो हमारे ऊपर जापान का अगर अटैक होता है वो किस वजह से होगा, वो होगा इन ब्रिटिशर्स की वजह से। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, इनकी वजह से होगा, इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग क्या करें, ये लोग देश छोड़कर चले जाए। क्योंकि भाई सभी जो है वो अपनी कंट्री को बचाना चाहते थे, लेकिन क्या था कि यहाँ पर जो ब्रिटेन था वो क्या था, वो यहाँ का रूलर था। हम लोग क्या थे, हम लोग स्लेव थे। अब हम लोग तो इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जब कोई स्लेव है या सर्वेंट है वो नहीं प्रोटेक्ट करेगा, जिसके हाथ में पावर होगी वो प्रोटेक्ट कर सकता है। और उसी की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आक्रमण होने वाला था, इन्वेजन होने वाला था। इस वजह से महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है हम लोग अब एक मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे, हम लोग एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे। उसके लिए उन्होंने लोगों को एड्रेस किया कि हम लोग मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिससे कि जो ब्रिटिश हैं ये क्या करें, सत्ता हमें सौंपें और उसके बाद अपने देश को चले जाएं। नेक्स्ट जो रीज़न था, गांधी जी का बिलीव था कि ऑर्डरली एंड पीसफुल विड्रॉ जो होगा ब्रिटिश के साथ
वो क्या होगा, वो इंडिया को बचा सकता है। भाई इंडिया को बचा सकता है किस वजह से, आंतरिक, अगर हम बात करें इंटरनल अनार्की कि अगर क्या है कि ये नहीं जाएंगे और उसके बाद अटैक होता है तो भी हमारी मारपीट होगी आपस में, ठीक है, हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा क्या है कि बाहर से भी हमारे ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। तो इन दोनों चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं अगर ये ऑर्डरली एंड पीसफुली विड्रॉ कर लेते हैं या ये देश छोड़कर चले जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन था, साथ ही साथ रिप्रेशन के लिए कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से इसको रिप्रेस किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्प्रेड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, गवर्नमेंट्स रिएक्शन टू इट एंड इट्स रिप्रेशन। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 क्या था कि यहाँ पर युद्ध जो था वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है, यानी AICC, इनकी मीटिंग होती है बॉम्बे में, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है। ठीक है, तो ये मीटिंग कब होती है, 8 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा 8 अगस्त 1942 को ये मीटिंग होती है। कहाँ पर, बॉम्बे में होती है, किसकी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जहां पर ये रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक पीसफुली, ठीक है, हम लोग पीसफुली मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी का कहना था कि आज़ादी के लिए ये हमारा अंतिम स्ट्रगल होगा, इसीलिए करो या मरो का नारा इन्होंने दिया, डू और डाई का। ठीक है, कि हम लोग को अब या तो अपनी आज़ादी पा लेनी है और या उसको पाने के लिए जान दे देना है, लेकिन हमको क्या करना है, अपनी आज़ादी अब पानी है। इसी के लिए इन्होंने इस दौरान स्लोगन जो दिया, डू और डाई। ठीक है, इसी में ही क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए इन्होंने दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ध्यान रखिएगा किसके ये स्लोगन्स हैं। आइए गांधी जी के वर्ड्स में हम लोग देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, वी शैल डू और डाई, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस दौरान उन्होंने इस तरीके से कहा। हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 की शाम में बॉम्बे में मीटिंग होती है, जहां पर ये रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही महात्मा गांधी और कई कांग्रेस लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये बात जो थी वो पूरे कांग्रेस में बहुत तेजी से फैलती है, लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैलती है, और कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, यहाँ पर कांग्रेस को ही बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ कांग्रेस का जो फंड था उसको जब्त कर लिया जाता है। अब ये खबर जो थी वो पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गई। भाई महात्मा गांधी, जिनको उस समय लोग जो थे एक ईश्वर की तरह देख रहे थे, जो कि हमें आज़ादी दिलाने आया है, उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से पब्लिक जो थी वो बहुत नाराज़ हो गई। बात हुई थी कि नॉन वायलेंस तरीके से हम लोग ये मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन ये जो एक्शन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ी तेज़ी से एक्शन लिया गया कि हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो यहाँ पर पब्लिक जो थी वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गई, बहुत नाराज़ हो गई, और यहाँ ये मूवमेंट जो था वो बिना किसी लीडरशिप के, बिना ऑर्गेनाइज हुए और स्टार्ट हो जाता है और पूरे देश में फैल जाता है। जहाँ बात हुई थी नॉन वायलेंस तरीके से हम लोग मूवमेंट चलाएंगे, वहीं पर वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन ने उसकी जगह ले ली। पब्लिक बहुत नाराज़ हो गई, तोड़ फोड़ होने लगी जगह जगह पर, और इस वजह से हम बात करें लोगों की लाइफ, हम बात करें लोगों के बिजनेस, ये सभी ठप पड़ गए। दूसरी तरफ बात करें हम लोग कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, उनको जलाया जाने लगा, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनको जलाया जाने लगा, टेलीफोन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब की जो लाइंस थी वो काट दी गई। दूसरी तरफ देखें, रेलवे ट्रैक्स जो थे उनको जगह जगह से उखाड़ दिया गया, रोड्स जो थी वो ख़राब कर दी गई। मतलब ये कि जितना नुकसान हो सके वो किया जा रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, और पब्लिक जो थी, पूरे देश की पब्लिक इस मूवमेंट से जुड़ती चली जा रही थी, और इस तरीके से एक नॉन वायलेंस मूवमेंट जो स्टार्ट होना था वो अब क्या हो गया था, पॉपुलर रेबल हो गया था। एक कह सकते हैं फेमस विद्रोह का रूप उसने ले लिया था, जहां पर पूरी कंट्री जो थी वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सपोर्ट कर रही थी। अब इतने बड़े लेवल पर जब ये मूवमेंट हो रहा था, लोगों का कह सकते हैं या तो विद्रोह हो रहा था, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी वो टेंशन में आ गई और उन्होंने रिप्रेसिव पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट की, जिसमें लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा था। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया बिना कोई ट्रायल चलाए, और कितने सारे लोग जो थे जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, अंडर ट्रायल थे, उनको वहाँ पर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, फायरिंग करना, ठीक है,
लाठीचार्ज करना, ये सारी चीज़ें आम हो गई थी। जगह जगह पर ये चीज़ें जो थी वो अडॉप्ट की गई। जगह जगह पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना, लोगों के ऊपर फायरिंग करना, ये आम बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें विमेन एंड चिल्ड्रन, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको इंसल्ट किया गया, उनको ह्यूमिलाइज किया गया। बहुत सारे जो विलेजेस थे उनको लूटा गया, उनको जला दिया गया। साथ ही साथ उनके ऊपर कलेक्टिव फाइन जो था वो भी लगाया गया। ठीक है, सिर्फ इतने में नहीं छोड़ा गया, उनके ऊपर कलेक्टिव फाइन भी लगाया गया। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी कह सकते हैं मेजर्स जो थे वो अडॉप्ट किए गए इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए। जल्द ही ये मूवमेंट जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इनकी रिप्रेसिव पॉलिसी जो थी वो बहुत बुरी थी। कितने सारे लोग जो थे उनकी जान चली गई। हम बात करें कितने सारे लोग जो थे वो फायरिंग में मर गए, जान चली गई। कितने सारे लोग जो थे लाठीचार्ज में उनकी जान चली गई होगी। कितने सारे लोग ऐसे थे जिनकी जेल के अंदर जान चली गई। तो मतलब देखा जाए तो हाई ह्यूमन कॉस्ट, बहुत सारे लोगों की जान इस दौरान गई। हम देखते हैं 1857 के बाद सबसे बड़ी रिप्रेसिव पॉलिसी यहाँ देखने को मिलती है। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की इम्पोर्टेंस क्या रही और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ये जानेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ ऑफ द नेशनल फीलिंग। नेशनल फीलिंग की डेप्थ को, उसकी गहराई को इस मूवमेंट ने दिखाया। कैसे भाई, यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो था वो सभी का था। ये मास पार्टिसिपेशन वाला मूवमेंट था। हम देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सभी का पार्टिसिपेशन इसमें था। हम देखें मेन, वेमेन, चिल्ड्रन, सबका पार्टिसिपेशन था। सबने पूरे उत्साह के साथ, पूरे एंथू के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। हम बात करें स्टूडेंट्स, हम बात करें टीचर्स, लॉयर्स, फार्मर्स, वर्कर्स, सभी का इसमें पार्टिसिपेशन था। कई जगह बच्चों ऐसी भी थी जहाँ पर जो ये रेबेलियन थे इन्होंने टेम्पररी कंट्रोल भी कर लिया। कई सारी सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस ऐसी जगहें थीं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी एरियाज़ थे जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उस दौरान डिसअपीयर हो गई। जैसे बात करें यूपी की, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसअपीयर हो गई इस दौरान। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जगहें थी जहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट जो थी वो सेटअप की गई इन रेबेलियन के द्वारा। जैसे हम बात करें यूपी में पड़ने वाला बलिया, हम बात करें बंगाल में पड़ने वाला मिदनापुर, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर क्या किया गया, पैरेलल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की गई। अब इस चीज़ों से, ठीक है, इन चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है, इन चीज़ों से ये समझ में आने लगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि अब इनके अंदर नेशनलिज्म जो है वो इतना डीप है कि हम उसको किसी भी तरीके से अगर रिप्रेस करके हम उसे ओवरथ्रो करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि है पीपल एक्वायर्ड ग्रेट कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इस दौरान हमने देखा लोगों ने कितना ज़्यादा उनमें कैपेसिटी थी स्ट्रगल और सेक्रीफाइस की। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो ब्रिटिश थे वो सरप्राइज थे कि भाई ये कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। भाई लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनके ऊपर फाइन लगा गया, लाठी चार्ज हुआ, हंटर से मारना, जेल में डालना, उनके ऊपर मशीन गन जो है वो चलवाना, उनके ऊपर बॉम्ब जो है वो फेंकवाना, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी लोग जो है वो पीछे नहीं हट रहे और उनका एंथू जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये चीज़ें देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो, या ब्रिटिशर्स जो थे वो सरप्राइज हो गए और यहाँ से उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि अब उनके ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं बचे हैं। जल्द ही उनको अपना बैग और बैगेज लेके यहाँ से जाना होगा, यानी कि इस देश को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है स्ट्रगल और सेक्रीफाइस की। इससे उनके पास एक क्लियर मैसेज जो था वो पहुंच गया कि अब उनको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। बिना इन इंडियंस की मर्जी के हम यहाँ पर ज़्यादा दिन रूल्स नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है इट मेड द इंग्लिश रियलाइज दैट देयर डेज नंबर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था
इसने जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये रियलाइज़ करा दिया था कि उनके दिन यहाँ पर अब गिने चुने ही हैं, अब ज़्यादा दिन वो यहाँ नहीं टिक सकते। जो इंडियंस थे उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, जिससे कि इनको ये चीज़ें जो थी वो बड़े ही आसानी से समझ में आ गई। जबकि हम देखें तो ये जो मूवमेंट था ये बहुत थोड़े टाइम तक चला था बट इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही गहरा था, जिसने कि इनको रियलाइज़ करा दिया कि भैया अब यहाँ से हमें चलना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम सभी के फेवरेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जो कि देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स में उनका आना इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा, ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि फ्रीडम फाइटर बनना, ठीक है, इसके अलावा अगर पॉलिटिक्स में भी हैं तो क्या है वो हमें हमारे राइट्स दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में इनका आना जो है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम एक एमिनेंट फाइटर के रूप में यानी एक फेमस फाइटर के रूप में जानते हैं। हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर सेक्रीफाइस की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी करेजियस थे, काफ़ी बोल्डनेस इनके अंदर थी और इसी वजह से इनको नेताजी कहते हैं। जैसे नेताजी लोग होते हैं ना कि कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल आराम से बोल लेते हैं कुछ भी, है ना, तो इसी वजह से क्या है इनकी बोल्डनेस, इनकी करेजेस की वजह से क्या है इनको लोग नेताजी के नाम से जानते थे या लोगों के बीच में ये नेताजी के रूप में पॉपुलर थे। इंडियन नेशनल आर्मी INA, ठीक है, इंडिया के बाहर इन्होंने INA ऑर्गेनाइज की, जिसका कि हम देखते हैं अभी आगे भी हम समझेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे रहे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। चलिए अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के करियर के बारे में। इनका करियर किस तरीके का रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बर्थ प्लेस, फिर इनकी एजुकेशन और उसके बाद हम आएंगे फ्रीडम मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन और फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर के रूप में हम इन्हें क्यों जानते हैं ये जानेंगे हम कि किस तरीके से ये फेमस हुए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनके बर्थ से। देखिए बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में 23 जनवरी को हुआ था। कहाँ पर? कटक, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर एक बंगाली फैमिली में। स्टार्टिंग एजुकेशन की हम लोग बात करें या अर्ली एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो इनकी कहाँ पर कंप्लीट हुई थी? कटक में ही हुई थी। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, आज का कोलकाता, उस समय कैलकटा। तो कैलकटा के प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वहाँ से ये कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन। उस दौरान क्या होता है, इंग्लिश प्रोफेसर को मारने की वजह से इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। देखिए क्या था इसके पीछे कहानी, इस पॉइंट पे आएंगे, पहले उसको समझते हैं। हाँ तो क्या था, प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये फिलॉसफी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, उसी दिन इनके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और उन्होंने बताया कि भाई हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको एक इंग्लिश प्रोफेसर जो है वो उन्होंने उनको गलत वर्ड्स जो है वो कहे, क्योंकि वो इंडियन है इसलिए। अब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, गए, जाके मिलते हैं प्रिंसिपल से, उनसे बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ है और उस प्रोफेसर से कहिए कि वो आके सॉरी बोले। लेकिन वहाँ पर सर्च किया जाता है, ये सही भी पाए जाते हैं, लेकिन उस प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनको अलग से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। हालांकि अपना ग्रेजुएशन जो है वो पूरा करते हैं, फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। कहाँ? इंग्लैंड, जहाँ पर क्या करते हैं के लिए इंग्लैंड जाते हैं और फिर इस तरीके से ICS एग्जामिनेशन 4th रैंक से, ठीक है, सबसे टफ एग्ज़ाम जो कि 4th रैंक से ये पास करते हैं। 1920 में ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन जल्द ही रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि जो देखते चले आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का जो रवैया है, साथ ही साथ इनके साथ जो कॉलेज में हुआ था उसको जानते हुए ये जान लिए कि ये हमारा भला कभी नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए इनके अंदर काफ़ी नफ़रत भर गई थी और इस वजह से इन्होंने कहा भाई मुझे गुलामी नहीं करनी है, मुझे अपने देश के लिए काम करना है। और इस तरीके से ये क्या करते हैं कि अपनी जो जॉब थी उससे रिज़ाइन करते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिक्स। यहाँ पर आते हैं महात्मा गांधी, उनके थॉट्स की अगर हम लोग बात करें, कहीं पर ही सपोर्टर थे, वहीं पर कई जगहों पर उन्होंने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ भी किया।
जैसे हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1922 को, है ना, ध्यान होगा। 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। इसमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये मूवमेंट जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इसको महात्मा गांधी ने बीच में रोक दिया, जिस वजह से बहुत सारे जो लीडर्स थे वो नाराज़ हुए, बहुत सारी पब्लिक जो थी वो नाराज़ हुई। उसी में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये कब आता है? 1930। 1933 में इसको भी महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है, इसलिए भी ये उनको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के साथ स्ट्रांगली सपोर्टर थे ये किसके? सोशलिस्ट आइडियाज़ के, ठीक है। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग रिफ्ट विद गांधी जी एंड फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो गांधी जी के साथ इनके टकराव किस बात के थे या किस वजह से रिफ्ट आई, और साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? ये एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको कि इस्टेब्लिश किया था या ऑर्गेनाइज किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे डिटेल समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इस वजह से जल्द ही एक ग्रेट रेपुटेशन जो थी उन्होंने गेन कर ली थी इंडिया में। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, गांधी जी की जो पॉलिसीज़ थी, जो मेथड थे, उससे ही बड़े नाराज़ रहते थे, क्योंकि एक होता है ना कि यूथ जो होता है बहुत एग्रेसिव होता है। तो महात्मा गांधी के मेथड कैसे थे? भाई एग्रेसिव नहीं होना है, वॉयलेंट नहीं होना है, इसमें इनका बिल्कुल भी फेथ नहीं था। और इस वजह से महात्मा गांधी, या फिर कह सकते हैं कि उनके लीडरशिप में या फिर जो उनको फॉलो कर रहे थे जो यूथ, उन दोनों पर से ही इनका विश्वास जो था वो उठ गया कि भाई ये लोग जो हैं बस यही कह रहे हैं कि हम लोग प्यार से समझा लेंगे, हम लोग बात से इसका रिजल्ट जो है वो निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इनका बिलीव किस में था? इनका बिलीव था सोशलिज्म एंड मोर एग्रेसिव मेथड में, कि भाई इतनी आसानी से बस हम रिक्वेस्ट करते रहे उससे काम नहीं होगा। तो इनका बिलीव इसमें था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये चाहते थे कि भाई जो कांग्रेस के मेथड हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उनमें कुछ चेंजेस के करते हुए कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। भाई कांग्रेस क्या है, किस तरीके से चल रही थी कि शांति के साथ पीसफुली हमें जो है काम करना है, अपनी डिमांड्स रखनी है, ये इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इनको ये समझ में थी कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, और ये काफ़ी अग्रेसिव भी थे, इसलिए ये मेथड जो थे वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और इस वजह से गांधी जी और जो वो यूथ था उससे ये नाराज़ थे, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें कि काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी थे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी थे अपनी बोल्डनेस, अपनी करेजनेस की वजह से, और इसी वजह से कांग्रेस का जब इलेक्शन होता है 1938 का, वहाँ पर वो इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया, काफ़ी ज़्यादा जोर दिया नेशनल प्लानिंग, भाई अपने नेशन के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूनिटी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तभी कोई काम जो है वो सही तरीके से पॉसिबल और जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो इस पर इनका काफ़ी ज़्यादा फेथ था और इसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पर स्ट्रेस किया। अब क्या था कि इसी दौरान यूरोप जिसके ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, या फिर कह सकते हैं युद्ध की कंडीशन बन रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका ये मानना था कि अगर यूरोप में युद्ध छिड़ जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है, एक तरफ उधर भी फंसे हैं, एक तरफ इधर भी फंस जाएंगे, तो उस दौरान क्या है, उधर फंसे हुए तो ये खुद ही थोड़ा सा वीक रहेंगे, उस दौरान हमारा ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो काम करेगा। तो ऐसी इनकी प्लानिंग थी। गांधी जी जो थे, और इसके अलावा इन्होंने बोला भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्यों बढ़ावा दें? क्योंकि उससे हमारी इकॉनमी जो है उसमें काफ़ी सुधार होगा, बहुत सारे लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गरीबी जो है वो दूर होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें महात्मा गांधी की, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो ये अप्रोच थी, इसके ये बिल्कुल अपोजिट में थे। भाई हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन, महात्मा गांधी उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था भाई अपने से ही सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार करो, एजुकेशन ऐसी हो कि भाई उसका अपनी एजुकेशन के बाद, चाहे बीच में छूट रही चाहे कंप्लीट करने के बाद, खुद का कुछ व्यवसाय शुरू कर सको। इन्होंने बोला था भाई कि खादी का यूज़ करो, और तभी क्या था, अपने से सूत जो है, उन्होंने बोला था कि अपने से अपने फैब्रिक जो है वो रेडी करो,
ठीक है। इसी वजह से क्या था, उस दौरान घर घर में चरखा जो था वो देखा गया। ठीक है। तो गांधी जी जो थे बिल्कुल इनके अपोज में थे, कह सकते हैं। जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात इन्होंने कही कि अगर यूरोप में युद्ध छिड़ जाता है तो हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर देंगे। महात्मा गांधी इसके भी खिलाफ थे कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग जब कभी युद्ध कहीं पर छिड़ेगा उस दौरान फ्रीडम स्ट्रगल हम नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरीके से दोनों के हम देखते हैं विचार जो थे, दोनों के थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे और इस वजह से इन दोनों के बीच की जो खाई थी या फिर कह सकते कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। 1939 में क्या होता है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं जहां पर महात्मा गांधी जो बिल्कुल अगेंस्ट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वहां पर वो वोट करते हैं। इनके अपोजिट में जो खड़े थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखें कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी और यूथ जो था वो इनकी तरफ इतना ज़्यादा था और इस वजह से इनको वहाँ पर मेजॉरिटी मिलती है, यानी कि सुभाष जी जो हैं इनकी यहाँ पर विक्ट्री होती है और सीतारमैया जो हैं जिनको महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे उनकी यहाँ पर हार होती है। अब क्या होता है, सुभाष जी को विक्ट्री मिलती है। यहाँ से हम देखते हैं मार्च 1939 को क्या होता है कि सुबह मीटिंग होती है कांग्रेस की जिसमें सुभाष जी कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको हमें अल्टीमेटम देना चाहिए 6 मंथ का कि आगे क्या है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और फ्रीडम स्ट्रगल का भी अल्टीमेटम देना चाहिए कि हम फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो शुरू कर देंगे अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती है। ठीक है। तो यहाँ से सुभाष जी को विक्ट्री मिलती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुभाष जी इसके बाद 10 मार्च 1939 को कांग्रेस की मीटिंग होती है जहाँ पर सुभाष जी एज अ प्रेसिडेंट बोलते हैं, कांग्रेस के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको अल्टीमेटम देना चाहिए कि 6 मंथ का कि आगे क्या है कि हमें हमारा स्वतंत्रता जो है वो चाहिए, हमें हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए और आगे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए, इसका भी अल्टीमेटम देना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल इस दौरान कि अगर युद्ध हो जाता है तो उसके लिए वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी का कहना है कि सीतारमैया जिनकी यहाँ पर हार हो जाती है तो उनका ये कहना है कि उनकी हार जो है वो अपनी वजह से होती है। अब यहाँ पर 13 डेलीगेट्स जो होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं 13 मेंबर ऑफ द कांग्रेस होते हैं वर्किंग कमेटी के, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि सीतारमैया जी जो थे उनकी हार हो जाती है, इसलिए रिक्वेस्ट वॉज मेड टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है कि वर्किंग कमेटी जो है उसकी तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है। ज़रूर हमने देखा सुभाष जी जो है उनको विक्ट्री मिली, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में वोट जो थे वो उनको मिले, लेकिन यहाँ पर वर्किंग कमेटी जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि सुभाष जी जो भी काम करें वो इस तरीके से करें जो गांधी जी की प्रेफरेंस है, ठीक है, उस तरीके से काम करें। अच्छा, इसके अलावा मेजॉरिटी में इनको वोट मिला था इसीलिए ये जीते थे, लेकिन जिन लोगों ने वोट भी किया था, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डेलीगेट्स जो थे वो भी अब क्या करने लगे, वो भी गांधी जी को ही सपोर्ट करने लगे और बोलने लगे भाई गांधी जी की लीडरशिप जो है उसी में काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसी उनकी भी डिमांड होने लगी। तो यहाँ पर गांधी विंग जो थी वो प्रेसिडेंट यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनको अब बहुत ज़्यादा अपोज करने लगती है, उनका विरोध करने लगती है और वो विरोध इतना बढ़ जाता है कि वो एज अ प्रेसिडेंट कोई काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सुभाष जी जो है वो नाराज़ होते हैं और उनका कहना है कि मैं पपेट प्रेसिडेंट तो नहीं बनूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से सुभाष जी यहाँ से क्या करते हैं, कांग्रेस से रिज़ाइन करते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं इसका रीज़न जो है वो यही मानते हैं कि जो गांधी विंग है यानी राइट विंग कह लीजिए, तो गांधी विंग जो है वो क्या है, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है, इसलिए वो कह रहे हैं भाई हम उनकी लीडरशिप में काम करेंगे। और जिन्होंने मेजॉरिटी में इनको वोट किया जो कि इनके जैसे नेचर वाले थे इसलिए ही वोट किए। जैसे हम बात करें, सुभाष जी काफ़ी बोल्ड थे, ये बिल्कुल पीसफुली तरीके से रहना, डिमांड जो है वो करने में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो जो लेफ्ट विंग थी, मतलब कह सकते हैं कि अलग विचारधारा वाले लोग जो थे, जो इनकी विचारधारा के थे, इनके थॉट्स से मिलते जुलते थॉट्स वाले थे, उन्होंने ही इनको वोट किया था। अब वही क्या कर रहे थे कि काम करने के लिए बोल रहे थे भाई गांधी जी की तरह काम करो, तो इसलिए इनको ये समझ में आया कि यहाँ पर सही तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है और फिर इस तरीके से इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइज पार्टी बनाई जो कि इनके थॉट्स वाले जो हैं वो एक बैनर के नीचे आ जाए और इस तरीके से कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कह सकते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से
यहाँ पर डिसिप्लिन लेफ्ट विंग पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए बच्चों, बात करते हैं चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि प्रोग्रेसिव और रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस में हर तरह की सोच वाले लोग थे। एक तो जो थे वो एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, इस तरीके की सोच वाले थे, रेडिकल सोच रखने वाले थे। दूसरी तरफ एक थे शांति के साथ काम करने वाले कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कोशिश क्या थी या इनका एम क्या था, जो प्रोग्रेसिव और रेडिकल एलिमेंट्स हैं कांग्रेस में उन सभी को एक साथ लाना, यानी उनका जो बेस्ट है वो एक साथ करना। नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना, ठीक है, उनका विरोध करना, ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि जल्दी से जल्दी स्ट्रगल के द्वारा हमें क्या करना है, आज़ादी पानी है। ठीक है, इमीडिएट लिबरेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री को आज़ाद कराना है। नेक्स्ट एम टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक सोसाइटी, जिसमें कि इनका फेथ था, इनका मानना था कि देश आज़ाद होने के बाद सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश करना, यानी कि जहाँ पर सभी जो हैं वो बराबर हों, कोई बहुत अमीर या कोई जो है बहुत गरीब ना हो, ज़मींदारी व्यवस्था जो है उसको ख़त्म किया जाए। मतलब जो जिस तरीके की प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत अंतर होता है उसको ख़त्म करना, इसमें इनका फेथ था। तो इनका मानना था कि हमारा एम ये रहेगा कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो फिर हम एक सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पर सभी जो है वो बराबर होंगे। चलिए अब बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की अचीवमेंट्स के बारे में देखिए, हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, बस वही चीज़ें हम देखेंगे उन्होंने अचीव की या नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने बात की थी कि रेडिकल और प्रोग्रेसिव, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं कांग्रेस में उन सभी को कलेक्ट करना एक तरीके से, उनको ऑर्गेनाइज करना, तो इसे उन्होंने अचीव किया। ठीक है, ऑर्गेनाइज प्रोग्रेसिव एलिमेंट, उन्होंने उसे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट क्या था, अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था, तो उसको भी इन्होंने अचीव किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको इतना इन्होंने परेशान किया, उनका इतना विरोध किया कि अब उनको ये समझ में आने लगा कि वो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं टिक सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर द इमीडिएट लिबरेशन ऑफ द कंट्री, इसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए कि जल्दी से जल्दी हमें स्वतंत्रता मिल सके, हमारे देश को स्वतंत्रता मिल सके। नेक्स्ट एम टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक सोसाइटी, तो जो सोशलिस्टिक सोसाइटी ये चाहते थे उसके लिए जो काम ये कर सकते थे वो सारे इन्होंने किए। चलिए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस और सोशलिज्म, इनका क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो 1930 के दौरान हम देखते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्टिक आइडियाज़ जो हैं इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, चाहे हम बात करें कांग्रेस के अंदर और चाहे बात करें कांग्रेस के बाहर। तो इसकी वजह क्या थी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो 1929 का इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन, जो आर्थिक मंदी, अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कही जाती है, उसका आना। यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप जो था वो आ गया था। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ से सोशलिस्टिक आइडियाज़ जो हैं इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जब ये आर्थिक मंदी आई थी उस दौरान हम देखते हैं कि ज़्यादा इसका नुकसान हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो लोग गाँवों में रहते थे उनके ऊपर बहुत असर इसका पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में, लोगों के बीच में डिफरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया था। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, ठीक है, या फिर कोई रिच है और वहीं पर कोई जो है बहुत 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 ही गरीब हो गया था। लोग जो थे वो कर्जे में बुरी तरह से डूब गए थे। तो यहाँ से ये जो सोशलिस्टिक आइडियाज़ थे कि समाज में, सोसाइटी में सभी लोग जो हों उनको बराबरी का दर्जा हो, इकॉनमी जो है गवर्नमेंट के पास, मतलब जिस तरीके से आती है वो सारी पावर जो है गवर्नमेंट के पास हो और सभी में चीज़ें जो हैं वो बराबर से बटे, जिससे कि कोई बहुत गरीब या कोई अमीर ना हो, सभी एक बराबर हो, लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। तो ये थे सोशलिस्टिक आइडियाज़ और इसी वजह से जो इस दौरान क्या था, कंडीशन जो थी बहुत ख़राब हुई और इसीलिए 1929 का ग्रेट इकॉनमी डिप्रेशन जो था वो इसकी ग्रोथ के लिए मेन जिम्मेदार था। अब इसे पॉपुलर करने में हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने कह सकते हैं की रोल यहाँ पर प्ले किया इसको पॉपुलर करने में। ठीक है, लोगों तक इसको पहुंचाने में। इसके बाद 1938 से 39 इस दौरान
कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और फिर उसके बाद सोशलिस्टिक आइडियाज़ जो ये चाहते थे उसके लिए जितना काम इनसे हो सकता था, जितनी प्रोग्रेस इनसे हो सकती थी, वो इन्होंने की। चलिए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस एंड सोशलिज्म में। सुभाष चंद्र बोस की जो सोशलिस्ट सोसाइटी वाली सोच थी, इसके लिए उन्होंने कौन से मेजर्स या कौन से उपाय किए ये जानेंगे, ठीक है। सजेस्टेड डिफरेंट मेजर्स, ठीक है, उन्होंने कौन से मेजर्स सजेस्ट किए वो जानेंगे। सबसे पहला, भाई जो फार्मर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है ज़मींदार के द्वारा। ज़मींदार जब चाहे तब उनकी ज़मीन जो थी वो जब्त कर लेता था, उनका जो वो उगाते थे, जो भी चीज़ें ग्रो करते थे उस पर भी उसका राइट होता था, ठीक है। वो उनके साथ बुरा बर्ताव करता था, मारता पीटता था। इसलिए उन्होंने बोला कि सबसे पहला तो ज़मींदारी सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया जाए। दूसरा उनका कहना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करे, लैंड रेवेन्यू जो है उसको रिड्यूस करे। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनके लिए, ठीक है, या कह सकते हैं रूरल लोन जो है वो अरेंज कराए, ताकि क्या है कि जब उनको वो लोन मिल सकेंगे तब आगे अपना वो काम कर सकेंगे, इधर उधर से ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनको पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, जिससे कि उनकी जो कर्ज वाली कंडीशन है वो कम बनेगी। तीसरा उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। किस लिए कि इसके द्वारा देखिए जो भी यूनियन बनाई जाती हैं वो किस लिए होती हैं, अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन यहाँ इसी उद्देश्य से रखी गई, इसी ऑब्जेक्टिव से रखी गई कि यहाँ जो वर्कर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या करे, रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्थापना इन्होंने करवाई। चलिए बच्चों बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि INA जो है उसमें इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, या फिर कह सकते हैं उसमें इनका रोल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को हम देखते हैं 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ जाता है। सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने बोला था कि हम लोग जो है जो ब्रिटिश आर्म पावर है उससे फाइट के लिए ज़रूरी है कि आर्म्ड फोर्स का हम यूज़ करें, शांति से काम नहीं चलेगा। अगर हम सोचेंगे पीसफुली हम डिमांड करते रहें और वो हमारी बात मानेंगे, नहीं, हमें क्या है सशस्त्र बल का यूज़ करना है, यानी आर्म्ड फोर्स का यूज़ करना है, तभी हमें आज़ादी मिल पाएगी। और इसके अलावा इन्होंने बोला था कि अगर वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ जाता है उसी दौरान हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ब्रिटिश पावर एक तरफ से कमज़ोर पड़ती रहेगी और दूसरी तरफ क्या करेंगे, इस मूवमेंट के द्वारा हम उन्हें कमज़ोर बनाएंगे। हालांकि गांधी जी इस चीज़ से सहमत नहीं थे कि ऐसे में मूवमेंट जो है कोई स्टार्ट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे, ये सारी चीज़ें जो थी, इनकी एक्टिविटीज़ जो थी, उसकी वजह से ब्रिटिश पावर जो है वो इनको डाल देती है जेल में, जहाँ पर क्या होता है इनकी तबीयत खराब होती है और इसके बाद इनको इनके घर में ही अरेस्ट हाउस कर दिया जाता है, ठीक है, नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी कि पुलिस की निगरानी में, ये अपने घर में ही रहेंगे लेकिन वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे। इसी दौरान ज़्यादा समय तक इनको कोई जो है वो कैद नहीं कर सकता है, तो इसलिए वहाँ से ये अपना भेष बदलते हैं, ठीक है, अपना लुक जो है वो चेंज करते हैं और चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से सीधे निकलते हैं और उसके बाद पहुँचते हैं रशिया। रशिया से हेल्प के लिए पहुँचते हैं, किस लिए हेल्प की, हम जो है वहाँ पर ब्रिटेन जो है उस पर अटैक करेंगे और भारत को आज़ाद कराएंगे। लेकिन रशिया जो है उसी दौरान पता चलता है कि रशिया जो है वो अलाइज पावर के साथ मिल गया है, जिसका हिस्सा ब्रिटेन भी था, तो यानी रशिया से अब कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बाद ये पहुंचते हैं कहाँ, जर्मनी। वहाँ पर पहुंचते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको लगता है नहीं, जर्मनी जो है वो धोखा दे देगा। इसके बाद वो पहुँचते हैं जापान, वहाँ पर हेल्प मांगते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, जापान जो है उससे हेल्प मांगते हैं कि भाई तुम्हारी जो फाइट हो रही है वो किससे हो रही है, वो ब्रिटेन से हो रही है। ब्रिटेन ने क्या कर रखा है, भारत पर कब्जा कर रखा है, उसको हमें वहां से भगाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम भी फाइट करेंगे ब्रिटेन से, तो इससे तुम्हारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो इसलिए जापान जो है वो इनकी हेल्प करने को तैयार होता है। अब यहाँ पर हेल्प जो है वो कैसे मिलती है वो हम आगे समझते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। तो 19 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है। 1941 में इनको क्या किया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। 2 मंथ, जनवरी में ही इनको बंद किया जाता है। 2 मंथ के अंदर ये वहाँ से भाग निकलते हैं, यानी मार्च 1941 तक में वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम
इनकी ग्लोबल जर्नी है जो है वो वहाँ से शुरू होती है, जैसा भी हम लोगों ने जिक्र किया। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ INA। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ INA जो है वो होती है 1942 और ये जापान कब पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं जापान 1943। ठीक है, तो INA जो है इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि किसने किया था इसकी फॉर्मेशन किसने की थी या इसको किसने बनाया था, तो INA की हम लोग बात करें, इसकी फॉर्मेशन जो थी वो मोहन सिंह जी के द्वारा हुई थी। मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में थे। अब क्या था, जब जापान के साथ युद्ध हो रहा था यहाँ पर, तो जापान ने क्या किया, जहाँ जहाँ पर कॉलोनाइज करके रखा था, मतलब ब्रिटेन ने जिन जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करके रखा था वहाँ वहाँ जापान का अटैक हो रहा था। जैसा कि हम लोगों के लिए भी खतरा था कि हम लोगों को कॉलोनाइज करके रखा है तो हम यानी कि भारत के ऊपर अटैक का खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई कि इंडियन आर्मी जो है उनको फाइट के लिए भेजा जा रहा था। जापान ने कब्जा किया और उसके बाद उनको अपना बंदी जो था वो बना लिया। अब यहाँ पर मोहन सिंह जो हैं वो भी ऑफर करते हैं क्या चीज़, यही चीज़, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो मोहन सिंह जी जो हैं वो जापान को ऑफर करते हैं कि भाई ब्रिटेन जो है उसने हमें परेशान कर रखा है, तो इसलिए हम उसके अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। इसलिए आप क्या करिए कि जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से कई हजार सैनिक जो हैं वो दे दिए जाते हैं जापान के द्वारा, किनको? मोहन सिंह जी को, जो कि अब क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइज होंगे और ये ब्रिटेन से लड़ने के लिए तैयार होंगे इसलिए। ठीक है, तो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी या जिसे हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन मोहन सिंह जी के द्वारा हुई। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था इसका फॉर्मेशन हुआ था रास बिहारी बोस जी के द्वारा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किस लिए किया गया था? इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया था कि भाई ब्रिटेन जो है उससे क्या है, हम डायरेक्ट नहीं फाइट कर सक रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि हमारे देश के बाहर जो लोग थे, ठीक है, हमारी कंट्री के बाहर जो लोग थे, उन लोगों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, किसको? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। किस लिए? कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो इंडियन रह रहे हैं, भाई पूरे देश में पूरे दुनिया में फैले थे लोग, तो यहाँ पर क्या था कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो क्या करें, वो हमें सपोर्ट करें, वेपन से सपोर्ट करें, रिसोर्सेज से सपोर्ट करें, जिससे हम स्ट्रांग हो और उसके बाद उसका यूज़ हम ब्रिटेन के खिलाफ कर सके। इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो थी इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो INA, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये दोनों हमने समझा। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पहुँचते हैं सिंगापुर। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, INA जो है उसका उनको बनाया जाता है सुप्रीम कमांडर। INA का सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है और IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उनको बनाया जाता है प्रेसिडेंट। दोनों जगह पर ये पोस्टेड होते हैं। अब इसके बाद INA जो है, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन था मोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, जापान के साथ थोड़े उनके मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से INA जो है उसको डिसबैंड कर दिया गया था। अब जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो इनके जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे, इनकी जो बोल्डनेस थी, इसकी वजह से INA का चार्ज जो है एक तरीके से इनको दे दिया जाता है। और उसके बाद ये जो स्पीच देते हैं, सिंगापुर से ये चीज़ें जो है स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये स्पीच देते हैं जय हिंद से शुरू करते हैं और पूरी पब्लिक जो है, मतलब जो पूरा ग्राउंड था, जय हिंद के नारों से गूंज उठता है। उसके बाद जो ये स्पीच देते हैं उसने लोगों के अंदर जोश दे दिया और इस तरीके से INA जो है उसको एक नई लाइफ जो थी वो यहाँ से मिल गई। फिर बस आगे की जर्नी जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। उसी फील्ड में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था लोगों से, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन खैर आप लोग को ध्यान ही होगा कि किसका है, फिर भी याद रखना है कि किसका है। वहीं से ही इन्होंने बोला था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने वहीं से ही दिया था। और जिसने ये सारी चीज़ों ने लोगों के अंदर जो जोश भरा कि आगे, फिर हम देखते हैं आगे की जर्नी, आगे सक्सेस भी मिलती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं।
अब हम बात करते हैं INA, जिसको कि अब स्ट्रॉन्ग बनाना था। इसको ज्वाइन करने वालों में हम लोग बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले जो इंडियंस थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया। इसके अलावा हम बात करें जिन्हें प्रिजनर बना लिया गया था जापान के द्वारा, वो सभी लगभग 45,000 जो सैनिक थे, अदर ऑफिसर्स जो थे, उन सभी ने इसको ज्वाइन किया। अब क्या था कि इसको और बड़ा बनाना था, क्योंकि हमें क्या था, जो बड़ी पावर थी ब्रिटेन, उससे फाइट करनी थी। इसके लिए ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट दोनों की ज़रूरत थी, तो ये सेंटर्स भी वहाँ पर बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों को ही रिक्रूट किया जाता था। फीमेल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर उनकी अलग से अपनी रेजिमेंट थी, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें हम लोग, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडियन, कहाँ पर, सिंगापुर में। कब? 1943 में, जिसको कि अलग अलग 9 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने सपोर्ट भी किया, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, अदर जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया। यानी कि सिंगापुर में ही इनकी एक अपनी अलग से गवर्नमेंट थी, जिसके अपने रूल्स रेगुलेशंस थे, जिसकी अपनी मुद्रा थी, ठीक है। किस लिए बनाई गई थी? कि ये क्या करेंगे, फ्री इंडिया के रूप में ये फाइट करेंगे ब्रिटेन से, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो था आइलैंड, ये दिया गया इनको, किसकी तरफ से? जापान की तरफ से इनको दिया गया, जिसको कि इन्होंने शहीद और स्वराज नाम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन टेरिटरी के और भी हिस्से जो हैं वो इनके कंट्रोल में आते जाएंगे। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA। INA के ऑब्जेक्टिव्स या उसके उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला कि जो आर्म्ड रेबेलियन है, यानी सशस्त्र विद्रोही जो है, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना। किस लिए? कि ब्रिटिश आर्मी जो है उसके ऊपर वो अटैक कर सके। अब जाहिर सी बात है, जब वो ऑर्गेनाइज रहेंगे सही तरीके से, तभी उनका अटैक करना जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग रेबेलियन बाई इंडियंस इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में जो इंडियन रहते हैं, ठीक है, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया में रहने वाले जो इंडियंस थे उन सभी को, ठीक है, उन सभी को बाय रेबेलियन, उन सभी को के द्वारा रेबल या विद्रोह जो है उसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेटअप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया की से प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसका सेटअप। नेक्स्ट है टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर, ठीक है, इंडियन मैन पावर, मनी फॉर द रेबेलियन, इन सभी का टोटल मोबिलाइजेशन जो है वो हो, जिससे कि लोगों को फाइट करने में प्रॉब्लम भी ना हो। अब बात करते हैं मिलिट्री कैंपेन की। अब ये जो INA की ब्रिगेड थी, इसको भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है रंगून से, कहाँ पर? आगे के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए इसको डिस्पैच किया जाता है। रंगून जहाँ पर INA का हेडक्वार्टर था। INA के हेडक्वार्टर 2 जगह थे, एक तो सिंगापुर में थे, एक रंगून में था। तो रंगून हेडक्वार्टर से इनको डिस्पैच किया जाता है 1944 में आगे की फाइट के लिए। जब ये आगे चलते हैं तो बर्मा फ्रंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर पैलेटेवा, डोलत में और मौडॉक, इस पर ये कब्जा कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ से इंडिया की जो सीमा है उसमें अंदर आते हैं। यहाँ अंदर आने पर क्या होता है कि क्लैंग क्लैंग नाम की मिलिट्री पोस्ट होती है, उसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आसाम हिल्स बैटल्स जो है 1944, ध्यान रखिएगा 1944 आसाम हिल बैटल्स, यहाँ पर ब्रिटिश सेना जो थी उनके साथ इनकी फाइट होती है, टक्कर कड़ी होती है, बट जीत जो है वो होती है INA की, ठीक है। वहाँ से फिर ये लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। आगे इनका मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है, यहाँ से आसाम हिल्स बैटल्स जो था, इसको यहाँ पर इनको जीत मिलती है, और इस तरीके से कोहिमा हो गया, उखराल हो गया, इस पर इनका कब्जा होता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इनके क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव इनका था इम्फाल को कैप्चर करना, ठीक है। मेन इनका उद्देश्य था इम्फाल को आगे कैप्चर करना, ठीक है। आगे गांधी एंड आज़ाद ब्रिगेड जो थी वो 2 माइल इम्फाल से आगे चलती हैं, ठीक है। गांधी और आज़ाद ब्रिगेड क्या था, जो INA था, इन्हीं को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था, जिनको अलग अलग नाम दिए गए थे। उसी में से एक गांधी ब्रिगेड थी, एक आज़ाद ब्रिगेड थी, ठीक है। तो इनको क्या है, इम्फाल की तरफ ये अंदर जाते हैं 2 माइल्स तक, लेकिन इसी दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि जापान जो होता है वो क्या कर लेता है, वो अमेरिका के साथ
विड्रॉ कर लेता है। पैसिफिक ओशन में उसकी भिड़ंत होती है और उसके बाद यहाँ पर वो विड्रॉ कर लेता है और यहाँ से अपनी जो सेना है, अपनी जो एयरफोर्स है, अपने एरोप्लेन्स वगैरह हैं, उनको वो वापस बुला लेता है। अब यहाँ पर आईएनए जो सक्सेसफुली आगे बढ़ रही थी उसको एक बड़ा चैलेंज मिलता है। चैलेंज ये मिलता है कि जापान जो कि विड्रॉ कर जाता है, ठीक है, और अपनी सेना, अपनी एयरप्लेन्स वगैरह जो है वो बुला लेता है। अब यहाँ क्या था कि आईएनए जो थी उसी दौरान क्या था, बारिश भी आसाम में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनके वेपन्स जो थे वो ख़राब हो जाते हैं और यहाँ तक कि इनकी कंडीशन जो थी, क्योंकि अब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था आईएनए को, तो आईएनए की जो कंडीशन थी वो ये हो गई थी कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं थे। भूखे इनके जो सैनिक थे, इनकी आर्मी जो थी वो आगे फाइट कर रही थी। इसके बाद कंडीशन बुरी हो गई, भाई कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था और इस वजह से ब्रिटिश सेना जो थी वो इनके ऊपर भारी पड़ती है, इनकी सेना के ऊपर, और फिर इनकी जो आर्मी थी उसको कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है। इनकी जो आर्मी थी उन सभी को पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर क्या था, इन पे बॉम्बिंग भी हो गई, इसको हम सभी जानते हैं, जिसकी वजह से जापान ने पूरी तरह से अब सरेंडर कर दिया। यानी कि कंडीशन जो थी आईएनए की बहुत बुरी हो चुकी थी, इनके सैनिक वगैरह पकड़ लिए गए थे। आफ्टर वॉर क्या हुआ कि आईएनए के 3 ऑफिसर जो थे उनके ऊपर ट्रायल भी चलाया जाता है, किस लिए, देशद्रोह के लिए। देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है जिसमें बोला जाता है भाई ये लोग जो हैं, कौन से थे वो, उनका नाम था, उन ऑफिसर्स का नाम था प्रेम सहगल, जीएस ढिल्लन एंड शहनवाज खान। पाया जाता है कि ये लोग दोषी हैं और आगे इनको सज़ा भी सुनाई जाती है। लेकिन पब्लिक जो थी वो इतनी नाराज़ हो जाती है, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन करा जाने लगता है, प्रदर्शन करने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई सभी को पता था आईएनए जो थी वो क्या काम कर रही थी, वो हमें बचाने के लिए कर रही थी, इसलिए पब्लिक जो थी उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस वजह से कोर्ट मार्शल एंड पब्लिक की बात करें तो कोर्ट मार्शल जो था उसको पब्लिक की ओपिनियन के आगे झुकना पड़ा और इस तरीके से इन तीनों को निर्दोष, या फिर कह सकते हैं इन तीनों को छोड़ दिया गया 1945 में। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ आईएनए। आईएनए की महत्व और उसकी उपलब्धियां क्या थी ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए आईएनए ने लोगों के सामने एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल जो था वो सेट किया। आईएनए जिस तरीके से उसने फाइट किया, उसमें जितना ज़्यादा जोश था, जिसने कि आगे के लोगों को आगे की फाइट के लिए या देशभक्ति के लिए इनकरेज किया। देखिए हम लोग अगर बात करें, हम लोग अभी इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हम इन चीज़ों को सुनते हैं, हम इनकी मूवी देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। अब सोचिए जो लोग उस समय ये चीज़ें फेस कर रहे थे तो उनके लिए इसने कितना इंस्पायरिंग एग्जाम्पल जो था वो सेट किया आगे के लिए भी, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियन फोर्सेस जो थी उनके सामने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो थी वो आई। ये समझ में आया कि भाई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश जो थे उनको यहाँ से रियलाइज़ हो गया कि अब उनके ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ ये भी रियलाइज़ हो गया उनको कि इंडियन आर्मी जो है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आईएनए क्या थी? आईएनए इंडियन आर्मी ही थी जिसको कि ब्रिटेन ने भेजा था। किसके लिए? अपनी तरफ से फाइट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। और वही फिर उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती। 45,000, सोचिए 45,000 जो सेना थी वो यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है। आईएनए ट्रायल जो था उसने अट्रैक्ट किया अटेंशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड, दोनों जगह पर ग्रेट अटेंशन जो था वो यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर ट्रायल जो था वो कहाँ चला? लाल किले पर चला, जिसकी वजह से उसको अपना जो स्वतंत्रता या फिर कह सकते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थे उसके लिए रैली प्लेस जो था वो बना लिया गया। रिलीज ऑफ आईएनए प्रिजनर्स एंड सस्पेंशंस, ठीक है। तो आईएनए प्रिजनर्स जो थे उनको जब छोड़ा गया तो लोगों के अंदर उससे भी एक उत्साह आया, उससे भी लोग जो थे वो इनकरेज हुए। उन्हें ये समझ में आया कि जब हम मिलकर फाइट करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उसको हमारी उन आवाज़ को सुना जाएगा। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एग्री दैट द आईएनए ट्रायल्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं वो अग्री करते हैं आईएनए ट्रायल एंड इफेक्ट से कि इसका इफ़ेक्ट जो था, यहाँ पर जो इसका ट्रायल चला, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो था वो पड़ा भारतीयों पर भी और इंग्लैंड पर भी। उन्हें भी समझ में आ गया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी समझ में आ गया कि उनके ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि आगे 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है, ठीक है, वहाँ पर या फिर कह सकते हैं
जो ब्रिटिश थे भारत छोड़ के जाते हैं, उसमें आईएनए का रोल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।